तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। गिनी चुनी इसमें दो तीन हेडिंग भी बाकी हैं, जिनमें से एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ईथर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, बिल्कुल फिनॉल की तरह ही जो ईथर होता है वो भी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप साबित होता है। बस फर्क इतना है कि फिनॉल में यहाँ O से यहाँ जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, जबकि ईथर में इस O से क्या जुड़ जाएगा, आपका कोई अल्काइल ग्रुप। बाकी मैकेनिज्म जो है वो सेम टू सेम ही रहेगी। ऑक्सीजन यहाँ डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन जो है उसमें 3 डबल बॉन्ड है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस नेक्स्ट कार्बन को देता है तो इनके बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या जाता है, पॉजिटिव। पर जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, एक नई बॉन्ड बनती है, तो इस पुराने बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, मैंने डॉट से ब्लैक डॉट से बनाया है, ये तो आ गया इस ऑक्सीजन के इस कार्बन के पास। इस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो मैंने उसको किससे, नेगेटिव चार्ज से दिखा दिया। और एक दूसरा जो ब्लैक डॉट से लिखा है वो इसी कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है, पर वो इलेक्ट्रॉन अभी फ्री हो चुका है, बॉन्ड नहीं बना रहा है क्योंकि बॉन्ड तो टूट गया। उस फ्री इलेक्ट्रॉन को मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब क्या होगा, इस कार्बन पर आ गया एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, अपने नेक्स्ट कार्बन को इस इलेक्ट्रॉन को देगा। और जब ये इस नेक्स्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और एक नई बॉन्ड बनी है तो इस पुरानी बॉन्ड को क्या होना होगा, टूटना होगा, बिल्कुल पहले की तरह। तो नेगेटिव चार्ज इस बार आ जाएगा यहाँ पैरा पोजीशन पर। अब सेम टू सेम ये अपने नेक्स्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। और अब नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, फिर से ऑर्थो पोजीशन पर। अब क्या होगा, कुदरत का नियम जो आया है वो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें आया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करके यहाँ क्या बनाना चाहेगा, डबल बॉन्ड। और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो आपको बॉन्ड दिख रहा है वो टूट जाएगा और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा। अब आप देखेंगे पहले और आखिरी स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। जहां डबल बॉन्ड था पहले स्ट्रक्चर में, वहां क्या है, सिंगल। जहां सिंगल था वहां क्या है, डबल। तो इसका मतलब हर कार्बन पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। अब जब आप इन सबको कंबाइन करके इसका रेजोनेटिव हाइब्रिड बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इन तीनों स्ट्रक्चर में, पर इन दो स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं है। मतलब ये डबल बॉन्ड कैसा होगा, पार्शियल। इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है पर यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ ऑक्सीजन पर हमने बनाया पार्शियल पॉजिटिव। ऑर्थो पर नेगेटिव आया, फिर पैरा पर नेगेटिव आया, फिर से ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज आया, पर वो परमानेंट चार्जेस नहीं थे, तो इस वजह से हमने बनाया यहाँ पार्शियल नेगेटिव। अब क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो जब आप इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, फॉर एग्जांपल कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज का अटैक कराएंगे, तो सीधी सी बात है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगी, जो किस पोजीशन पर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो रेजोनेंस की वजह से ईथर्स में ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करता है। देयरफॉर ईथर्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो एग्जांपल्स देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। बिल्कुल फिनॉल की ही तरह, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर हम लोग सबसे पहले नाइट्रेशन कराएं, जिसके लिए हमें कंसंट्रेटेड HNO3 का अटैक कराना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो NO2 जो है वो पैरा या ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा। कंपाउंड में मिलेगा या तो पैरा नाइट्रोएनिजोल या ऑर्थो नाइट्रोएनिजोल, और जिसमें हमेशा मेजर कंपाउंड जो होता है वो हमेशा पैरा डायरेक्टिंग वाला ही होता है। इसी तरीके से अगर हेलोजिनेशन फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन कराएं तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में Cl2 का अटैक कराना पड़ेगा। सेम पैरा क्लोरोएनिजोल या फिर हमें ऑर्थो क्लोरोएनिजोल मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग फ्यूडल क्राफ्ट्स रिएक्शन को कराएं, जैसे फ्यूडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन
उसके लिए हमने एनिजोल का ट्रीटमेंट कराया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो मिथाइल जो है वो एक बार पैरा और एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, कंपाउंड हमें मिलेगा पैरा मिथाइल एनिजोल या ऑर्थो मिथाइल एनिजोल, जिसमें मेजर हमेशा पैरा वाला होगा। इसी तरीके से फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, इसमें हम लोग एसिटिक क्लोराइड का अटैक कराएंगे CH3C+Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये जो CH3C ग्रुप है ये एक बार पैरा और एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। पैरा वाला जो है उसका नाम होगा पैरा मिथॉक्सी एसेटोफिनोन, क्योंकि यहां पर ये जो ईथर है इससे ज्यादा प्रायर ग्रुप कौन सा माना जाता है, कीटोन, इस वजह से प्रायोरिटी कीटोन को दी है। तो इस बार आपने इसको एनिजोल नहीं कहा, और दूसरा मिलेगा आपका ऑर्थोमिथॉक्सी एसेटोफिनोन। तो ये हमारे ईथर जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गई। अब हमारे पास में दो कॉमर्शियली यूज होने वाले अल्कोहल्स हैं, हमें अब बस उन्हें और कवर करना है। तो जो पहली कॉमर्शियली यूज्ड अल्कोहल है वो है हमारे पास मिथेनॉल, जिसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला है CH3OH। प्रिपरेशन देखिए, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है इसका। इंडस्ट्रियल मेथड यह है कि आप कॉमर्शियली इसको बना सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू। कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है H2 का अटैक कराना है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट जैसे कि CuO, ZnO या Cr2O3, और ऐसा आपको हाई टेम्परेचर 573 केल्विन एंड हाई प्रेशर 200 atm पर करना है। इससे आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या मिल जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। प्रॉपर्टीज, ये कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन है, हाईली पॉइजनस है। अगर इसे लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए तो ये इंसान को ब्लाइंड, अंधा भी कर सकती है, और अगर इसे एक्सेस ज्यादा अमाउंट में लिया जाए तो डेथ जो है इंसान की वो भी हो सकती है। तीसरी प्रॉपर्टी, वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बना लेते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ग्रीन वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू बनाया जाता है। इसके कुछ यूजेस भी देखते हैं। पहला यूज तो ये कि ये पेंट, प्लास्टिक एटसेट्रा इंडस्ट्रीज में एज अ सॉल्वेंट यूज लिया जाता है। दूसरा, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मिथेनल, जिसको आप फॉर्म एल्डिहाइड भी बोलते हैं, इन्हें बनाने के काम में आता है। एविएशन फ्यूल्स जो होते हैं आपके जेट एरोप्लेन्स वगैरह, इनमें एज अ फ्यूल यूज होता है, क्योंकि मिथेनॉल का कंबशन बहुत जल्दी होता है और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और चौथा यूज, ये एक डीनेचुरेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है इथाइल अल्कोहल के लिए। इसका मतलब समझिए, इथाइल अल्कोहल जो है ये एज अ बेवरेज, ये जो नॉर्मल अल्कोहल जिसे लोग ड्रिंक करते हैं ये वही होती है। तो इथाइल अल्कोहल भी इंडस्ट्रीज में बड़े लेवल पे काम आती है। तो इसके मिसयूज को रोकने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इथाइल अल्कोहल में कभी कभी कुछ अमाउंट में मिथाइल अल्कोहल भी मिला देते हैं, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल क्या है, पॉइजनस। तो ऐसा करने से जो इसका मिसयूज है वो रोका जा सकता है, और जो यहाँ मिथाइल अल्कोहल है उसे कहा जाता है डीनेचुरेंट। दूसरा कॉमर्शियली यूज्ड अल्कोहल जो है वो है इथेनॉल, जिसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला C2H5OH। प्रिपरेशन देखिए, हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं वाया फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्मेंटेशन को एक तरह से हिंदी में सड़ाना भी कहते हैं, कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स को सड़ाया जाता है, जैसे आपने सुना होगा ग्रेप्स, अंगूर, पोटैटो या शुगर केन एटसेट्रा, इनको जब सड़ाया जाता है तो उनसे ही क्या बनती है, शराब बनती है, अल्कोहल बनता है। जो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो देखिए क्या है, हमें कार्बोहाइड्रेट मतलब यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कोई भी सोर्स चाहिए। जैसे सुक्रोज था, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। इसको हमने पानी में डाला और हमने एंजाइम जो डाला वो है इन्वर्टेज। तो यहां पर ये जो एंजाइम है ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H12O6। फर्क कितना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोन। तो जब ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है इसमें हम लोग यीस्ट डाल देंगे
तो यीस्ट एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसका नाम है जायामेज, और ये जो एंजाइम है वो तभी रिलीज करेगा जब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है एयर, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है इसको हम लोग बड़े बड़े फर्मेंटर्स जो चैम्बर्स होते हैं उनमें डालते हैं और एयर टाइट कर देते हैं, मतलब हवा उसके अंदर आ जा ना सके। तो कुछ समय बाद ये यीस्ट का एंजाइम जायामेज हमारे ग्लूकोज या फ्रक्टोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ये हम लोग और किस तरीके से हमें मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले इथेनॉल मोलासिस से कैसे बनाया जाता है। मोलासिस क्या है? जब हम लोग केन शुगर, जो एक्चुअल में सुक्रोज है, जो हमें शुगर केन से मिलता है, उसका डिस्टिलेशन करते हैं, पानी में डाल के उसको उबालते हैं, तब हमें एक गाढ़ा ब्राउन कलर का लिक्विड मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलासिस। इस मोलासिस में तीन चीजें मुख्य मेजर अमाउंट में होती हैं, एक तो सुक्रोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो तीन स्टेप्स हैं यहाँ इथेनॉल बनाने का फ्रॉम मोलासिस से। सबसे पहले तो डाइल्यूशन किया जाता है 1:5 रेशियो में, मतलब कि एक हिस्सा मोलासिस का तो 5 हिस्से पानी के, मतलब 1 लीटर मोलासिस तो उसमें 5 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ता है। दूसरा एडिशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स एंड एसिड। तो आपको ये जो ऊपर जो अभी आपने सॉल्यूशन तैयार किया 1:5 रेशियो में, इसमें पहले डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है ताकि पीएच 4 से 5 के बीच में ही रहे। ये पीएच जरूरी है यीस्ट के काम करने के लिए, एसिडिक मीडियम में ही यीस्ट काम करता है। ताकि मीडियम एसिडिक हो जाए तो हम लोग इसमें डालते हैं डाइल्यूट H2SO4 और उसके बाद हम लोग इसमें अमोनियम सॉल्ट डालते हैं। ये अमोनियम सॉल्ट जो है ये फूड खाने की तरह काम करता है, किसके लिए? यीस्ट के लिए। और तीसरी स्टेप में है एडिशन ऑफ यीस्ट। अब जो ऊपर जो हमने अभी सॉल्यूशन तैयार किया उसमें हम लोग वुडन वेसल्स के अंदर डाल देते हैं और फिर उसमें यीस्ट डाला जाता है 298 से लेकर 303 केल्विन पर। अब यीस्ट जो है वो एंजाइम रिलीज करता है इन्वर्टेज और जायामेज। इन्वर्टेज एंजाइम उस मोलासिस में मौजूद सारे के सारे सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, और जो जायामेज एंजाइम है वो सारे के सारे ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? इथेनॉल के अंदर। दूसरा तरीका इथेनॉल हम लोग स्टार्च से बना सकते हैं। इसमें देखिए पहली स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ मैश एंड माल्ट। मैश क्या है? जो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें स्टार्च होता है जैसे कि पोटैटो या राइस, इनको हम लोग क्रश कर लेते हैं और पानी में घोल लेते हैं। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं मैश। और माल्ट क्या है? जो बार्ले के जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, अंकुरित सीड जो होते हैं बार्ले के, उनको हम लोग बोलते हैं माल्ट। माल्ट जो है उसमें एंजाइम मौजूद होता है डायस्टेज। इस डायस्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए सेकेंड स्टेप में देखते हैं। सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ माल्टोज। अब ये जो हमने मैश और माल्ट तैयार किया, इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं और टेम्परेचर 323 से 333 केल्विन तक रखते हैं। अब जो एंजाइम माल्ट में प्रेजेंट था डायस्टेज, वो यहां पर स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। ठीक है, आप रिएक्शन देख ही रहे। थर्ड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब हम लोगों को ये जो माल्टोज का सॉल्यूशन मिला है इसमें हम लोग क्या डाल देंगे? इसमें हम लोग डाल देंगे यीस्ट। यीस्ट में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है माल्टेज। वो माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। और इसके बाद में अपनी स्टेप 4 आएगी, वो क्या होगी? प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। अब ग्लूकोज से इथेनॉल कैसे मिलता है? ग्लूकोज में जब यीस्ट एंजाइम रिलीज कर देता है कौन सा? जायामेज, तो वो उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके इथाइल अल्कोहल के अंदर। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं इथेनॉल की। ये कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है। इसको इथाइलेटेड स्पिरिट भी कहा जाता है। एरोबिक कंडीशंस, मतलब अगर इसे एयर माने ऑक्सीजन अगर मिल जाती है तो फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इथेनोइक एसिड में, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 95% इथेनॉल, मतलब 95 पार्ट तो इथेनॉल का और 5 पार्ट जो है वो वाटर के। 95% इथेनॉल को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहा जाता है। 100% इथेनॉल को एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। ये वाइन्स या जो हार्ड ड्रिंक्स होते हैं उनका मेन कंपोनेंट है।
अगर लिमिटेड अमाउंट, मॉडरेट अमाउंट में लिया जाता है तो ये हमारे सीएनएस पर अटैक करता है और हमारे जजमेंट पावर को लोअर कर देता है। और अगर हायर कंसंट्रेशन में लिया जाए तो इससे नोजिया या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी या पागलपन जो है वो इससे हो सकता है। एंड इट इज यूज फॉर पावर जनरेशन इन मेनी इंजन्स, बहुत सारे जो बहुत हाई लेवल के, हाई हॉर्स पावर के इंजन्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए भी किया जाता है। इस वजह से इसे पावर अल्कोहल भी कहा जा सकता है। तो इथेनॉल में डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ये कई बार बोर्ड में आया है, क्या है फिर से समझ लीजिए। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मिसयूज रोकने के लिए उसे पीने के लिए अनफिट बनाया जाता है, क्या क्या डाल करके, या तो 5 से 10% मिथेनॉल, ये मैंने आपको बताया कि मिथेनॉल पॉइजनस होता है, या फिर हम उसमें कॉपर सल्फेट डाल देते हैं क्योंकि कॉपर सल्फेट उसको स्पेसिफिक ब्लू कलर देता है। अब भैया जो मजदूर है उसको तो लगता है कि पीने वाली अल्कोहल कलरलेस होती है तो ब्लू कलर की चीज को थोड़ी ना पिएगा। या फिर उसमें पायरिडिन डाल दिया जाता है। पायरिडिन जो है वो उसको एक बहुत ही गंदी फाउल स्मेल प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। और इथेनॉल जिसमें आपने मिथेनॉल डाल दी हो डीनेचर करने के लिए, उस इथेनॉल को कहा जाता है मिथाइलेटेड स्पिरिट। यूजेस देखिए इथेनॉल के, पहला पेंट, ऑयल, फैट, हाइड्रोकार्बन एटसेट्रा, इनके लिए एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। दूसरा डाई, ड्रग्स या डिटर्जेंट्स, ये बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है। तीसरा एक्सप्लोजिव्स, जो विस्फोटक होते हैं, और कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनके बनाने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और एज अ बेवरेज, मतलब हार्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो पीने लायक ड्रिंक्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट है जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में अंतर बताने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। हालांकि ये हमारे एनसीईआरटी में दिखाई नहीं देता, पर ये हमारे कंपटीशन में बहुत आता है। देखो करना क्या है, आपको इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन पहले रेड फास्फोरस और I2 आयोडीन के साथ करानी है। ऐसा करने से जो OH ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या जाएगा, I, मतलब आपको अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल से 1 डिग्री, 2 डिग्री से 2 डिग्री मिल जाएगा और 3 डिग्री से 3 डिग्री अल्काइल आयोडाइड। फिर आप AgNO2 के साथ रिएक्शन कराइए। चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ कराई जाती है तो X हट जाता है और उसकी जगह आ जाता है NO2। तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स मिल जाएंगे। इसके बाद आप रिएक्शन कराइए नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। ऐसा कराने से आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो उस कार्बन से जुड़ा है जिससे आपका NO2 जुड़ा हुआ है, वो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल भी। यहाँ प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन है तो इस O के साथ H2 निकल जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा जिसको बोलेंगे नाइट्रोलिक एसिड। 2 डिग्री में सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है तो इस बार ये डबल बॉन्ड होने जाकर के क्या जाएगा, नाइट्रस एसिड का OH, और इस बार आपको इस C से क्या जुड़ेगा, N डबल बॉन्ड हो जिसके ऊपर क्या होते हैं, स्यूडो नाइट्रोल। पर टर्शियरी वाले में क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं तो नाइट्रस एसिड कोई रिएक्शन नहीं देगा। और अंत में जब हम लोग NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे तो जो प्राइमरी अल्कोहल से मिला हुआ नाइट्रोलिक एसिड है वो हमें ब्लड रेड कलर देगा। सेकेंडरी अल्कोहल से मिला हुआ स्यूडोनाइट्रोल हमें ब्लू कलर देगा। और क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं तो वो हमें कोई कलर ही नहीं देगा। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये हो जाता है खत्म, और आप इसके एनसीईआरटी या अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन या किसी गाइड के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।